शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखो, सेट थ्योरी, भाई सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो कौन डिफाइन करेगा सेट को? बिल्कुल बेसिक से लेकर के हमें एडवांस तक चलना है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चंस पुट कर दूंगा, देन उसके आंसर्स आपको अपने अपने तरीके से देने हैं। तो सेट को किस तरह से आप बताएंगे अगर किसी को समझाना है? किसी से सेट पूछेंगे। किसी से भी, मतलब कोई भी बताओ। सेट इज वेल डिफाइंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन। वेल डिफाइंड वेल कलेक्शन। डिफाइंड कलेक्शन ऑफ That डिस्टिंक्ट is ऑब्जेक्ट्स। that is well defined distinct object. वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट Elements ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट होना of जरूरी है क्या? distinct. हम्म अगर डिस्टिंक्ट हाँ वर्ड को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत है? हाँ होगी ना। सेम मतलब अलग अलग ही होनी चाहिए। ठीक है। और वेल डिफाइंड से आपका क्या मतलब है यहाँ पे? वेल डिफाइंड मतलब जो यूनिवर्सल ट्रू हो, मतलब सब सुपरिभाषित सबका यानी अलग वो अलग डेफिनेशन उसका ना हो, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका डेफिनेशन हो। ऐसा। कंफ्यूजन ना हो एक्सक्लूजन इंक्लूजन में, एलिमेंट को सेट में रखे इस बात के लिए कोई हाँ कंफ्यूजन ना हो। एम्बिग्यूटी टाइप का कुछ ना हो, मतलब। ठीक है, तो अभी आप में से कोई एक क्रॉस क्वेश्चन बना सकता है इसके ऊपर कि दो सेट दे दो जिसमें से एक सेट हो, एक सेट ना हो। ऐसे कलेक्शंस बता सकते हैं? बेसिक नहीं होने चाहिए, आपको एडवांस। बताओ। बेसिक का क्या एलिमेंट मतलब? एडवांस जैसे कि आप ले चलो, मतलब किचन का सेट हो गया, किचन सेट हो गया अपना, हम्म। बेसिक ही ले लो। और जो आपका ताश की गड्डी हो गई, ये सेट ही तो है। किचन सेट सेट अगर नहीं है। हम किचन सेट सेट अगर नहीं है। हम ताश की नहीं, किचन सेट होता है ना, क्या क्या आता है किचन के सेट में? मिर्ची मसाला, जो उसके किचन का अंदर सामान देखो, है। उसके अंदर जो डेफिनेशन है ना, वो बदल सकती है। वो अगर यूनिवर्सल। क्लास में स्टूडेंट्स, मतलब अगर स्टूडेंट गुड स्टूडेंट्स का सेट लें तो सबके लिए अलग हो सकता है। गुड स्टूडेंट्स मन से कोई अच्छे पढ़ाई में अच्छा होगा, उसको कोई गुड स्टूडेंट बोलेगा। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होगा तो ये वेल डिफाइन है, इसलिए गुड स्टूडेंट्स का ये मतलब सेट नहीं बनेगा। मतलब डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए? हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, मैथ्स के अकॉर्डिंग? मैथ्स के मतलब अकॉर्डिंग एक एक जो हम दोनों के डेफिनेशन अकॉर्डिंग बोल रहे सही हैं वो होनी चाहिए। सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। दोनों के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब सीधा सीधा मतलब मैंने जो पढ़ा है अब तक वो ये है कि एक डेफिनेशन हो उसकी, मतलब हर बार वो अपने रंग ना बदले। सीधी बात ये है कि अगर हम जैसे महीनों के नाम बोलें तो टोटल कितने हैं? 12 हैं। ठीक है। अगर हम ऐसे बोले कि कोई पॉपुलर सॉन्ग, मतलब एक महीने में जितने भी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं उनका सेट। तो पॉपुलर जो वर्ड है ये मैथ्स के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग, मतलब व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग है। किसी को हनी सिंह सुनना पसंद है, किसी को कुमार सानू। तो उसको डिफाइन करने के लिए मतलब वेरी कर जाता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। बट इन मैथमेटिक्स वी एनकाउंटर रियलिटी। रियलिटी के अंदर कभी भी मतलब वेरियस चीजें नहीं होती है ना? यहाँ पर कोई भी चीज वेरी नहीं करेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसी रशिया में बैठे इंसान के लिए भी वही होगा, अमेरिका में बैठे इंसान के लिए भी वही होगा, और यहाँ पर इंडिया में भी हम वही मानेंगे। ठीक है, तो मतलब एक यूनिवर्सल चीज हो जाए, मतलब हम यूनिवर्स को ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल लॉ निकल करके आए, एक यूनिवर्सल एक पूरा डेफिनेशन निकल करके आए कि जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, वेरी ना करे पर्सन टू पर्सन, या फिर टू कंट्री वेरी ना करे, या फिर प्लेनेट टू प्लेनेट भी वेरी ना करे, ऐसा भी ना हो। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि कहीं पर किसी दूसरे ग्रह पर, कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। नहीं।
नॉट पॉसिबल। सो दैट कि ये जो डेफिनेशन हो ना, ये इतनी सटीक हो, इतनी प्रिसाइज हो, इतनी वेल डिफाइंड हो, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड वर्ड इसके अंदर आ गया है कि हमें कुछ और ऐड ना करना पड़े इसके अंदर, कुछ नई चीज ऐड ना करनी पड़े, पहले से एक डेफिनेशन एक वर्ड लिख दे, वो बिल्कुल एकदम सटीक हो जाए। और मैथ्स में हम जितना भी काम करते हैं ना, वो सटीकता के लिए ही करते हैं, बिकॉज चीजें फैली हुई थी, किसी ने आया, कोई आया, मतलब आपने ये मतलब सुना होगा अपने टीचर वगैरह से कि भेड़ चराने वाले लोगों ने ही सबसे पहले नेचुरल नंबर की खोज की, ऐसा सुना होगा कहानी, मतलब पता नहीं आप में से कितनों ने सुना है कि सबसे पहले पत्थर पत्थर के हाँ साथ सुना एक एक है। पत्थर, हाँ एक एक पत्थर के हाँ साथ में वो अपनी भेड़ों को गिनते थे, है ना। हाँ सर ये बात सही है क्या? मतलब ऐसा सच में हुआ है या कोई और रीजन है देखो इसका? देखो देखो रीजन देखो, मैं बताता हूँ भाई। हम जो इंसान है ना, हमें इवॉल्व होने में लाखों साल लगी है, हमारे माइंड को इवॉल्व होने में लाखों साल लगी है, ठीक है। इफ वी आर मैथमेटिशियंस सो दैट वी कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट ऑन कि कोई गॉड बैठा है जिसने हमें बनाया है, अगर हम मैथमेटिशियंस है, बिकॉज मैथमेटिक्स या फिर साइंस का काम ही होता है डाउट करना, ठीक है। भैया डाउट, गोड कहाँ से आ गई इसमें? गॉड, गोड कहाँ से आ गई इसमें मतलब? अरे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चनिंग यार, मतलब वो छोड़ो यार, नहीं ठीक। तो ओके टॉपिक ओके, टॉपिक भटक रहा है हमारा। टॉपिक भटक रहा है, ठीक है। इधर देखो, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि जब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हुई थी, वहीं से स्टार्ट हुआ था, जब भेड़ वगैरह जो चराने वाले थे, ठीक है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं से मतलब गिनना स्टार्ट किया होगा। कि आप जीरो के बारे में अगर पढ़ोगे तो जीरो तो बहुत बाद में आया है, नेगेटिव में भी बहुत बाद में नंबर्स आए हैं, जब हम मैथमेटिक्स करना शुरू किया हमने, उससे पहले तो वही मतलब जो गिनने लायक है वो नंबर्स, इस तरह से। फिर धीरे धीरे हमने सेट निकाला, ठीक है। सेट के बारे में डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आई थिंक सबको, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट किसी भी तरह का सेट के बारे में वो पूछ सकता है, ओके। देन उसके बाद में हम चलते हैं पेज नंबर 2 की ओर। पेज नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर कुछ सेट्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि क्यू है, एन है, जेड है, आर है, ठीक है, ये सब सेट्स है। एक कुछ टर्म्स होती है जैसे कि सबसेट हो गया, सुपरसेट हो गया, ये सब टर्म्स आपको अच्छे से पता होंगी, है ना, क्योंकि ये सब तो पढ़ना था ही। अब अगले पेज पर जब हम चलते हैं तो कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये सब भी आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन ये भी पढ़ लिया होगा, डी मॉर्गन्स लॉ ये भी पढ़ लिया होगा। तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट या फिर कुछ बताना हो नया, जिसने कुछ नया सीखा हो, तो एक बार बता सकते हैं प्लीज। वो जो सबसेट वाला part सबसेट वाला बताओ। है, हाँ, वो जो पार्ट है उसका फाइल जो है उसको भी होता है सबसेट होता है उसका, ठीक है पता है। मतलब अब कोई कोई सा भी सेट है, फाइल जो होता है सबका सबसेट होता है। हाँ, फाइव सबका सबसेट होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करोगे? इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो फाइव का मतलब हाँ, क्या प्रूफ होता है, कैसे फाइव। करोगे मतलब फाइल को प्रूफ कैसे करोगे? नहीं, वो इसमें जो मेरा भी सबसेट एक है पॉइंट उसका है। डेफिनेशन होता है ना, मतलब उसको तो डिफाइन करना होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसको अब सबसेट डिफाइन का भी कैसे करोगे भाई, बताओ। डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है इसकी भी, मतलब एक मतलब निगेशन से भी होता है और एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब किस तरह से होता है, बताओगे थोड़ा। एक तो मतलब सिंपल जो दे रखा है बुक में, ये एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाई कर देगा कि वो एक्स बिलोंग कर रहा ओके, है, दे रखा होता है। हेलो। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दौड़ते हुए बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ बताओ। A set A is said to be a subset of B if each element of A is an element of B हम्म, is also an element of B। एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट
कहलाएगा या कहेंगे यदि ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो। ठीक है, नेगेशन ये भी हो बताओ, गया। नेगेशन भी बताओ। नेवी की क्या नोटेशन? नेगेशन, नेगेशन। नेगेशन क्या मतलब? यही बताएंगे आप साथी। नेगेशन क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? काउंटर उसका मतलब एग्जाम्पल? काउंटर, अपोजिट। काउंटर। जैसे कि ले लो आप ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर ले लो ए बी सी डी एफ जी। तो एक जो एक हर एक एलिमेंट बी में चाहिए रहा है ए बी सी डी, ए सबसेट ऑफ बी। ये और क्या काउंटर है मतलब? जैसे कि एक और ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उस सेट को क्या बोल देते हैं हम? एम्प्टी सेट, फाइव है ना? सेट बोल देते हैं मेरे ख्याल पाई में। सेट बोल देते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल लाइफ में जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर हम क्या बोल देते हैं? अरे ये तो जीरो है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर लेकिन जीरो भी नहीं होता है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं होने का मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जीरो हो। तो जीरो भी नहीं होता है, जीरो तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड नंबर होता है ना भाई, है ना? तो जिस सेट में कुछ भी नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट बोल देंगे। और एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। दुनिया में जितने भी सेट हैं वो उसका सबसेट होगा। क्या एम्प्टी सेट खुद का भी सबसेट होगा? होगा। होगा। हम्म ठीक है, अब एम्प्टी सेट के सुपर सेट कौन कौन होंगे? खुद itself improper सेट है ना वो। एम्प्टी सेट का सुपर सेट वो खुद ही हो सकता है क्या? इम्प्रॉपर है ना। तो सुपर सेट होने के लिए प्रॉपर सेट होना चाहिए। हाँ मतलब उसमें कंटेन करना चाहिए, तो एम्प्टी सेट को खुद वो खुद में कंटेन कर रहा है। सारे ही सेट उसके सुपर सेट हो जाएंगे क्योंकि एम्प्टी सेट सब में ही कंटेन है। ऑब्वियसली, मैं वही तो बताना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो आपने बात बोली प्रॉपर वर्ड, तो इस प्रॉपर वर्ड में दो चीजें हम हटा देते हैं, एक एम्प्टी और एक खुद सेट। जब ऐसा हो जाता है तो हम प्रॉपर वर्ड यूज कर लेते हैं। यही तो होता है, यही तो है। हम्म। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्ड यूज करना जरूरी है क्या? आप जो बोल रहे हो कि एम्प्टी सेट के सुपर सेट सारे नहीं होते हैं, वो खुद ही होता है। फिर से सोचो एक बार, क्या यही होगा? इम्प्रॉपर सेट है ना एम्प्टी सेट खुद तो। इम्प्रॉपर तो है, वो बात तो सही है, लेकिन आप ये बताओ कि इम्प्रॉपर वर्ड यहाँ पर मतलब सिग्निफिकेंट है क्या? जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सुपर सेट ऑफ 5। itself होना चाहिए आई थिंक। पहले इम्प्रॉपर को डिफाइन करना, इम्प्रॉपर क्या होता है इम्प्रॉपर क्या होता है? और प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अभी जस्ट डिफाइन कर दिया है ना। प्रॉपर वर्ड तब यूज होगा जब किसी सेट में कंसिडर हम अगर कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट को हटा दो और उस खुद सेट को भी हटा दो, उसके अलावा जितने भी सबसेट होंगे उसके वो प्रॉपर आ जाएंगे, प्रॉपर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको खुद को सेट को भी हटा दें और एम्प्टी सेट को भी हटा दें तो वहां पे प्रॉपर वर्ड आ जाएगा। इम्प्रॉपर तब आएगा जब खुद सेट खुद का सबसेट होता है और एक एम्प्टी सेट होता है हर किसी का सबसेट, तब आ जाता है इम्प्रॉपर वर्ड। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब तो क्लियर हो गया, लेकिन मैं आपकी बात से मतलब क्लियर नहीं हूँ। कोमल जी जो बोला उन्होंने कि इम्प्रॉपर सेट है इस वजह से वो खुद का ही सुपर सेट होगा, उसके अलावा कोई भी मतलब सुपर सेट नहीं होंगे उसके। तो ये बात सही है? गलत है ये बात, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रॉपर वर्ड यूज करना ही नहीं है। प्रॉपर इम्प्रॉपर के तो बोला ही नहीं है ना यहाँ पे।
देखो एवरी सेट, हर सेट जो होता है ना, वो नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, या फिर एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, उसका सुपर सेट होता है। हर सेट एम्प्टी सेट का क्या होता है? सुपर सेट। ठीक है, क्लियर? ओके, देन उसके बाद में है फैमिली एक बार फिर से बताइए। every set is a subset, oh sorry, every set is a superset of a empty set और null set और void set। ये तीनों वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोला जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, क्या सभी सेट का सुपर सेट नल सेट या वाइट सेट ये सब होगा? हर सेट का सुपर सेट नहीं, नहीं, मुझे आप उल्टा बोल रहे समझ हो। आया। एम्प्टी सेट का सुपर सेट सारे सेट्स होंगे, ये बोलना है। अरे सुपर सेट तो एम्प्टी बोलोगे, सेट जो है ना वो सारे में कंटेंट होता है, यही बस बोल रहा है वो सुपर सेट में यही बोला होता है, मतलब बोलना होता अच्छा, है। आप कंटेन बोल रहे हैं हाँ, जो वो इसका भी सेट ले लो आप, उसमें एम्प्टी सेट कंटेन होता है, तो इसको ही मतलब अलग लैंग्वेज में बोल दो तो जो क्या होता है, फाइव जो होता है वो मतलब उसका सुपर सेट जो होता है वो सारा सेट होता है, मतलब कोई सा भी सेट ले लो वो हो जाएगा उसका सुपर सेट, यही बोल रहा है बस। यस करेक्ट। ठीक है, अभी एक वर्ड है फैमिली ऑफ सेट्स, कौन डिफाइन करेगा? पावर सेट कहते हैं इसको। पावर सेट, पावर सेट मतलब उसके कि आपका मतलब जितना भी आपने एक ऑल सेट लिया उससे पॉसिबल आपने सबसेट। सबसेट निकाल दिया, उसका एक सेट बना सेट दिया। ऑफ ऑल सबसेट और क्या। ऑल सबसेट्स, प्रॉपर इन हम्म, प्रॉपर दोनों आ जाते हैं उसके हाँ, अंदर। सारे उसमें जितने हैं सारे। ठीक है, देन अपने ये जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट 1 to 5 ये आपने देखे होंगे आई थिंक, है ना? तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर तो। और मुझे किसी तो ने, नहीं है। हाँ एक एक भाई ने भेजे भी थे, हम्म, वो शायद निशांत थे, कौन था, शिवम, शिवम ने भेजा था क्या, है ना? तो उन्होंने ये 5 एग्जाम्पल की फोटो खींच के भेजी थी शायद, फोटो नहीं, वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं भाई, पीडीएफ से पढ़ना बंद करो, देखो आंखें खराब हो जाएंगी। कौन से? ये सुपर सेट वाले, नो सुपर नहीं, पावर सेट वाले 5 एग्जाम्पल ये जो है ना, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर अच्छा 4, ये 4 पेज नंबर है। आपने भेजा था क्या? हो गया, क्लियर हो गया आपको? नहीं नहीं अरे नहीं, ये इंडेक्स सेट क्या होता है? हाँ, इंडेक्स सेट बताओ भाई। इंडेक्स सेट बताओ मैं क्या होता है, देखो तुम हाँ जहां से मतलब एलिमेंट को लेकर उसका इंडेक्सिंग कर रहे हो, मतलब नंबरिंग कर रहे हो। देखो मैं बता रही हूँ तुमको, तुमने एक आई मतलब इसमें ले रखा है 1 to n, तुम 1 से लेके 2 तक ही ले लो, थोड़ा मतलब थोड़ा ले लो, उसके बाद तुम एफ को डिफाइन करो, ठीक है। एफ क्या है? फैमिली ऑफ सेट है, उसको तुमको डिफाइन करना है, और उसमें क्या है, जो एलिमेंट है वो एक खुद सेट है, मतलब एलिमेंट जो है वो सेट है, वो एलिमेंट नहीं है, मतलब खुद सेट सेट है वो। तो उसका मतलब उसमें कितने सेट है हम कैसे पता करेंगे? तो वही नंबर, अगर मतलब हम लोग ए बी सी डी लेंगे तो वो तो 26 तक ही है ना, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको नंबरिंग करने के लिए, मतलब अगर इनफाइनाइट है तो मतलब उसको नंबरिंग करने के लिए जो इंडेक्स यूज होता है, मतलब जो नंबर यूज होता है उसको ही इंडेक्स बोलते हैं, मतलब वो जहां से नंबर को लेके आ रहे हैं उसको ही इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। यही उस मतलब वही इंडेक्स है उसमें। अच्छा, यहाँ पर समझ आएगा क्या? आ गया होगा शायद उनको, निशांत बताना निशांत, बताना तुम। हाँ जी। आ गया। नहीं, इतना क्लियरिटी नहीं है इसमें इंडेक्स में। देखो देखो पॉइंट नंबर 4 है, लेट इंडेक्स, जो साइन होता है ना इंडेक्स जिसका हम बताते हैं, बी एन आर्बिट्रेरी सेट। कोई भी सेट ले लो आप आर्बिट्रेरी, उस आर्बिट्रेरी सेट को आप इंडेक्स सेट कब बोलोगे? जब कोई पावर सेट आपने ले लिया, कोई पावर सेट, क्या ले लिया? कोई पावर सेट, उस पावर सेट के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे सबसेट्स होंगे, किसी एक सेट के बहुत सारे सबसेट्स होंगे, सारे सबसेट्स होंगे, मतलब जस्ट थिंक,
कि एक आपने आर्बिट्रेरी सेट ले लिया, उसको आप क्या बोल रहे हो, इंडेक्स सेट बोल रहे हो। कब बोल रहे हो, अगर देखो थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, एक बार बताओगे कोई? हाँ 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 दिख रही भैया है। दिख ओके रही है। ओके, वो क्या है ना कि ये मतलब टैब चेंज हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि कौन हैंड रेज कर रहा है कौन। देखो एक आप ले लेते हो ये साइन करके कोई भी आर्बिट्रेरी सेट, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, कोई आर्बिट्रेरी सेट, और बाद में जाकर के इसी को आप क्या बोल दोगे, इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट ये बोल दोगे। जब ऐसा कोई सेट हो, एफ मान लो कोई पावर सेट है, क्या है, कोई पावर सेट, जो किस तरह से डिफाइन है, इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं वो किसी ना किसी एक सेट के सबसेट होंगे। बताओ, ये अगर कोई पावर सेट है तो किसी एक सेट के सारे सबसेट का सेट ही तो पावर सेट होता है। तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई ए फॉर एप्पल करके कोई सेट है और उसी में हमने इंडेक्स बना दिया ऐसे करके अल्फा, अल्फा क्या ले लिया हमने, इंडेक्स ले लिया। इंडेक्स इज नथिंग, इंडेक्स इज नथिंग बट सिंपली 1 2 3 4, सबसे उसकी स्क्रिप्ट में होनी काउंटिंग, चाहिए। उसकी काउंटिंग एक तरह से। जैसे मान लो आपने 1 1 2 3 एक सेट लिया, ठीक है, इसका पावर सेट जब आप बनाओगे तो क्या आएगा, उसमें 1 आएगा। मैं इस तरह से ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, 1 2 3, उसके बाद में 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 एंड 5। पावर सेट डिफाइंड हो गया, बोलो भाई पावर सेट डिफाइंड हो गया। अब इसके इंडेक्स कितने हैं मुझे ये बताओ, कि आप देखो नंबरिंग, नंबरिंग मैटर नहीं करती है, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग जो है वो मैटर नहीं करती है इसमें। ये तो पता है ना, सेट सेट जो होते हैं उसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, कोई से भी आप एलिमेंट को उठा करके पहले बिठा दो बाद में बिठा दो, ठीक है। मैटर करती है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब यही है कि आप अगर इसको पहला एलिमेंट ले रहे हो तो आप दूसरा एलिमेंट किसी को भी लोगे तो वो लॉक हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कितने एलिमेंट आए टोटल, 8 एलिमेंट आए, 8। तो ये 8 एलिमेंट इस तरह से किस में से लिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, किस में से लिए जा रहे हैं, ये इस आर्बिट्रेरी सेट में से लिए जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये इनकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है क्या? ये इनकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, एग्जैक्टली पोजीशन नहीं यार, पोजीशन गलत, स्क्रिप्ट पोजीशन में नहीं, ना, पोजीशन को सबसे डिनोट, हाँ मतलब इसके नीचे में जो सफिक्स में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पोजीशन को डिनोट नहीं कर रहा है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलना चाह रहे हो अंकिता आप? देखो यहां पर जो सफिक्स में जो नंबर्स होते हैं ना, जो ऑर्डर इंडेक्स बताते हैं सिंपली, उन इंडेक्स को उठा करके एक सेट में अगर डाल दिया जाए तो उसी सेट को हम इंडेक्स सेट बोल देंगे, डिफाइन कर देंगे कि ये इंडेक्स सेट है। अभी ठीक है? बोलो भाई, अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। शांत, तुमको समझ क्या नहीं आ रहा है उसमें वो बता दो, तो उसके हाँ अकॉर्डिंग बता देंगे भैया तुम्हें। हाँ बताओ, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही? यहाँ पर भैया आपने ये कहा कि ये जो साइन बना रखा है आपने, एक आर्बिट्री सेट है, इसको हम इंडेक्स सेट बोल रहे हैं कब, जब हमारे पास कोई एक एफ सेट है जिसको हम बोल रहे हैं पावर सेट, ओके, ठीक है ना। इस सेट को हम बोल रहे हैं इंडेक्स सेट, हमारे पास एक एफ सेट आ चुका है जिसको जो पावर सेट है, ओके, इसमें ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू, तो ये ए अल्फा क्या है यहाँ, ये ए क्या है,
भाई ए जो है ना, ए वो कोई सबसेट है, ए कोई सबसेट है किसी एक सेट का, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सेट लिया है पावर सेट, उसके अंदर है आप क्या, बहुत सर सारे। आप एक स्मॉल ए स्मॉल बी करके बता दीजिए ना एक, तो वो जल्दी साइड समझ जाए। यहाँ पे 1 2 3 करके बताया ना, तो उसका पावर, ये जो पावर सेट सबसेट बना, पावर सेट जो बनाया है वहाँ पे 1 2 3 4 सेम ही आ रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा होगा। जैसे कि ए ले लीजिए, ए बी सी है स्मॉल, उसके बाद A1 उसका एक सबसेट बनेगा, A2 बनेगा, फिर A3 बनेगा, ऐसे ही करके। समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते इसका एक एग्जाम्पल ले लो, चलो छोड़ो सर, इसका कैपिटल एक एग्जाम्पल ले हो। लो। इसका एक हाँ एग्जांपल देख लो, देखो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। देखो भाई, Actually, she want to say like make alphabet letter and some different character. हम्म ओके इसमें थोड़ी देखो, नोटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसे। नोटेशन हाँ में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसका बताते हैं। देखो देखो एक एग्जांपल देखो आप, एक मिनट, स्मॉल बी लेके कर लीजिए ना, ए बी सी, ए ए कैपिटल ए ए इक्वल मान लो आपने कोई सेट लिया जिसके अंदर ए बी बी। सी डी, ये 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस सेट ए का पावर सेट आपने डिफाइन कर दिया। क्या किया, पावर सेट डिफाइन कर दिया। इस पावर सेट पे आएगा क्या, भाई पावर सेट में सेट से ही तो आते हैं, एलिमेंट तो आते नहीं है। अब इस पावर सेट का जो एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक सेट होगा। सर पहले आपको ये डिफाइन करना होगा, A1 स्क्रिप्ट में लिख के A1 इक्वल टू ए, जैसे कि आप जो जो नंबरिंग करना चाहते हैं, ए बी सी ऐसे करके इसका पावर सेट बनाइए, छोटा मतलब कि सबसेट अलग अलग करके, फिर वहां पे रख दीजिए फैमिली ऑफ सेट टाइप से। अरे रुकिए तो सही है, एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार देखिए तो सही। आपको एक बार ये पावर सेट वाला ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, देन फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो ये चीज क्लियर है आपको कि ए बी सी एंड डी, फिर उसके बाद में ए बी, इस ए बी बी सी सी डी इस तरह से बनते जाएंगे जितने भी पावर सेट्स हैं। ओके, अब 5 भी आएगा। हाँ 5 भी आएगा, 5 भी आएगा और ए खुद भी आएगा, इस तरह से बनते जाएंगे। ओके ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दें, अब यहां पर आ रही है बात फंक्शन की, ठीक है। अब देखो देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, आर जो है ना, आर वो मान लेते हैं, आर में कैपिटल आर से लिया जा रहा है, आर जो है वो रियल नंबर से लिया जा रहा है। ओके, अब आर को आप क्या बोल देते हो, आर को आप बोल देते हो इंडिकेटर फंक्शन, इंडिकेटर फंक्शन। अब इस इंडिकेटर फंक्शन ऑन आर, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इंडिकेटर फंक्शन ऑन आर, ये फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो 1R करके, आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो 1R करके, इंडिकेटर फंक्शन ऑन आर। क्या है फंक्शन, फंक्शन आपका ये है जो रियल नंबर से डिफाइन है और किस में जा रहा है, वो जा रहा है 0 से 1, मतलब 0 1 के अंदर, ठीक है, 0 1। एंड ये फंक्शन जो है आप डिफाइन कर रहे हो x, जब हम इसका इनपुट लेते हैं तो एक तो 0 मिलेगा आपको और एक 1 मिलेगा। 0 कब मिलेगा, जब आपका x जो है वो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल नहीं होगा, और x अगर r के इक्वल है तो आपको 1 मिल जाएगा। अगर आप इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन कर देते हो तो इन r का जो सेट होगा ना भाई, उसको इंडेक्स सेट बोलोगे। अब समझ में आया ये वाला एग्जांपल।
कॉम्प्लिकेशन हो गया क्या भाई? सही है। नहीं आया? किस किस को आ गया एक बार बता देंगे प्लीज? निशांत कुमार को आ गया। ठीक है, बाकी सबको भी आ गया ना? ओके, कुछ बोलना चाहते हो बताओ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इंडिकेटर सेट है, ये जो इंडिकेटर सेट है, क्या इसका काउंटेबल होना जरूरी है? एक क्वेश्चन मार्क है कि इंडेक्स सेट की आप बात कर रहे थे। इंडेक्स सेट क्या उसका काउंटेबल होना जरूरी है? नहीं। काउंटेबली ये इनफाइनाइट, फाइनाइट होगा ना। काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि इंडेक्स कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब A1 A2 करके बाइजेक्शन तो हो रही है। पर अगर रियल नंबर के सेट से करेंगे तो वो थोड़ी ना काउंटेबल है। दैट्स इट। यहाँ पर जो हमने सेट लिया है एरो वाला, वो तो मतलब फाइनाइट सेट होना चाहिए इंडेक्सिंग, ना। सर यहाँ पे इंडेक्सिंग जो हो रहा है वो नेचुरल नंबर से हो रहा है, यानी 1 2 3 ऐसे रहेगा। मतलब A1 नीचे में सबस्क्रिप्ट में A1 A2 हु सेड A3 दैट? AN। हु सेड दैट नेचुरल नंबर? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से। तो मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में बता रहे हूँ। ये वाला बताओ ना एक बार। अच्छा, इन्यूमरेशन क्या होता है? इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन ऑफ सेट क्या होता है एक बार बताएंगे तो? नहीं जानती। इन्यूरेबल सेट तो सुना भी है, इन्यूरेबल डिन्यूरेबल सेट। इन्यूमरेशन होता है उसका इंडेक्स, इन्यूमरेशन ही इंडेक्स होता है। ठीक है, इन्यूमरेशन ऑफ ए सेट एज गिवन एज इंडेक्स, मैं बता देता हूं आपको। देखो ये इन्यूमरेशन वर्ड जो है, ऑफ ए सेट एस गिव्स एन इंडेक्स सेट जे सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक बात बताओ कि आप जो है एक फंक्शन ले लेते हो जो जे से लेकर के एस में डिफाइन है, जे से लेकर के एस में डिफाइन है, तो भाई ये भी तो सबसेट है किसका? एन का सबसेट है ना। ये काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और एस क्या है? एस इन्यूमरेशन सेट है, इंडेक्स सेट है। जब एस की आप यहां पर बात करते हो तो एस के बारे में क्या बता सकते हो आप? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। एस के बारे में आप क्या बता सकते हो? जे को तो आपने काउंटेबल ले लिया, लेकिन जब आप एस की बात करते हो, आउटपुट की बात करते हो, तो एस के बारे में क्या बोलोगे? वो भी हमेशा काउंटेबल ही होना चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सोचो इस बारे में थोड़ा। जरूरी तो नहीं है कि वो भी मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट। और सोचो। बस फंक्शन क्वेश्चन रिपीट करना जरा। मेरा कहना ये है कि इन्यूमरेशन ऑफ ए सेट एस गिवन एज एन इंडेक्स, ठीक है, एस सेट का इन्यूमरेशन जो है वो इंडेक्स दिया जा रहा है। जो इंडेक्स जो है ना आपका जे, वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, लेकिन एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने जे से एस में। तो क्या एस जो जो हम क्या बोलते हैं,
कोडोमेन से क्या लेते हैं हम, उसकी जो रेंज होगी क्या उस रेंज को भी फाइनाइटली काउंटेबल होना चाहिए? नहीं सर, कुछ भी ले सकते हैं स्टॉप एंड। डिपेंड ऑन आप एंड सेट पे डिपेंड करता है ना फिर। ये तो हाँ, ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा डिफाइन कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ मुझे यार, आपका डोमेन ही खुद ही काउंटेबल है तो डोमेन आपका क्या प्रोवाइड करता है? इनपुट प्रोवाइड करता है, वही तो आउटपुट। नेचुरल नंबर है ना हमारे डोमेन को, कोडिंग नंबर आउट ऑलवेज, रेंज नंबर आउट ऑलवेज। बिल्कुल, आउटपुट में कैसे आप अनकाउंटेबल बोल सकते हो? आउटपुट में क्वांटिवली इनफाइनाइट तो होगा ना। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट, काउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा। देखो इंडेक्स सेट की जो डेफिनेशन है ना, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एक बार देखना ध्यान से। एन इंडेक्स सेट इज ए सेट हुज मेंबर्स लेबल और इंडेक्स मेंबर्स ऑफ अनदर सेट। उन सेट की जो लेबलिंग हम करते हैं ना, वो लेबलिंग किसी और सेट से ले ली जाए। अब वो जो लेबलिंग है, वो लेबलिंग काउंटेबल होगी, इनफाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी, अनकाउंटेबल होगी, इसके ऊपर चर्चा करो, इसके ऊपर बताओ मुझे। अगर नेचुरल डिपेंड कर रहा है कि नेचुरल नंबर से, अगर इंडेक्सिंग सेट को मैं नेचुरल नंबर से डिफाइन कर रही हूँ, मतलब 1 2 3 4, तो फिर काउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा। ओके, एंड बुक में तो यही दिया हुआ है, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन एक बात बताओ कि अगर अगर मैंने ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये वाला आर एक इंडिकेटर फंक्शन ऑन आर, इंडिकेटर फंक्शन ऑन आर, ऐसे हमने बोल दिया, ठीक है। आर को यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना, बस इसको एक बार यहाँ से। अब देखो आर कोई रियल नंबर है, इंडिकेटर फंक्शन हमने आर पर डिफाइन कर दिया 1 आर, ओके। अब 1 आर एक फंक्शन है जो कि अपना इनपुट तो लेता है आर से, आउटपुट में केवल दो ही चीजें देता है। कितनी चीजें देता है? दो ही, या तो 0 देगा या 1 देगा। तो हर एक x के लिए, हर एक x के लिए या तो आपको 0 मिलेगी या आपको 1 मिलेगा। बताओ अब ये x जो है वो भी कहां से आ रहा है? भाई x की वैल्यू भी तो आप कहां से लोगे? r से ही लोगे ना। x की वैल्यू भी r से लोगे और स्मॉल r भी आपका r से ही आ रहा है। तो यहां पर काउंटेबल होना जरूरी है क्या? अगर अगर कोई नंबर को असाइन कर दिए कि ये कोई नंबर है, तो फिर तो वो काउंटेबल ही हो गया ना। अरे मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी नंबर वहां पे रख दिए हाँ, रख दिए, फिर तो वो तो काउंटेबल ही होगा ना। जहां तक मैं अगर बोल रही हूँ, अगर बोल पा रही हूँ, तो वो सारा काउंटेबल आप में आ समझ जाता है। नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। मैं आपको एक टॉफी दूं और आप खा लो, मैं आपको टॉफी देना बंद ही ना करूं तो आप खाना बंद कर दोगे क्या? मान लेते हैं कि मैंने आपको एक चॉकलेट दी, आपने खा लिया। शर्त ये है कि जैसे ही मैं आपको चॉकलेट दूंगा आपको खानी पड़ेगी। मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, आप खा रहे हो, मैंने बंद ही नहीं किया चॉकलेट देना और आप कैसे बंद कर दोगे चॉकलेट खाना? और मैं जो तरीका, जिस तरीके से चॉकलेट दे रहा हूँ वो तरीका है रियल नंबर, अनकाउंटेबल। मैं जिस तरीके से मतलब इनपुट दे रहा हूँ वो इनपुट क्या है? रियल नंबर है। तो आउटपुट में आपको काउंटेबल कैसे मिल सकता है? देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर 1 घंटा के बाद आपका 50 चॉकलेट मुझे दे दिए, तो हाँ, 50 तक तो काउंटेबल ही हुआ ना, मैं ये कह रही हूँ। आप समझे नहीं। 50 तक काउंटेबल हुआ, बट यहाँ पर बात हो रही है इनपुट एंड आउटपुट्स की। आर जो है, आर अगर आर रियल नंबर से लिया जा रहा है तो आर जिससे लिया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी लेकर के आएगा ना अपने पास। आप समझ नहीं रहे। आर खुद, आर जितने आर आएंगे
वो आर अनकाउंटेबल होंगे ना, क्योंकि आर खुद ही रियल नंबर से आ रहा है। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ, वो समझ पा रहे हो? देखो सीधी बात है कि काउंटेबल हमें ऐसा लगता है कि इंडिकेटर जो है या इंडेक्स जो है सफिक्स में जो लिखा जाता है उसका काउंटेबल होना नेसेसरी है, वो काउंटेबल होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बट क्या अगर हम ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर दें जहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन ऑन आर, आर भी आपका रियल नंबर से आ रहा है स्मॉल आर, और एक्स भी आपका रियल नंबर से आ रहा है, और एक इंडिकेटर फंक्शन है 1r, 1 के सफिक्स में r है, ठीक है। अब इन आर्स को ही ऐड करके हम एक फंक्शन बनाए, वो एक सेट बनाएंगे ना, उस सेट का काउंटेबल होना या नहीं होना तो आर पे डिपेंड करेगा ना भाई। ये आर ही तो डिसाइड करेगा कि मैं जिस सेट में हूं वो काउंटेबल है या नहीं है। किस किस को क्रिस्टल क्लियर हो गई मेरी बात, एक बार बता दो। हाँ मेरे को क्लियर है। क्लियर है? सुजीत कुमार, उसमें बाकी लोग? आर्बिट्रेरी भी दिया है, तो उसमें मतलब आर्बिट्रेरी नीचे दे रखा है तो लेने को इंडेक्स सेट को। सिंपल बात है, गॉट इट। ठीक है, तो निशांत कुमार आपको क्लियर है? हाँ बताओ। हाँ क्लियर है। आप एक एग्जांपल भी दे सकते थे इसके लिए, कोई फंक्शन नेचुरल नंबर से या रियल नंबर से जा रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई या वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, एग्जाम्पल दें उसको क्या? भी रुको डिफाइन। एक बार हाँ देखते हैं उसको एग्जाम्पल। भी अगर समझ में नहीं आ रहा किसी को तो आप एग्जांपल से समझा दो उसको। एक काउंटर एग्जांपल ले लो। एग्जाम्पल देखना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा यार, अभी देखते हैं क्या बनेगा। आप लोग हेल्प करो, बताओ। प्रॉब्लम क्या आ रही है, पूछो ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है। काउंटर एग्जाम्पल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, कंफ्यूजन जी जी समझ में। हाँ कंफ्यूजन बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसमें बताओ भाई। नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ये किसने बोला? कलेश, कलेश है, कैलाश है। यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है शायद वो। ओके, तो क्लियर है ये वाला? आई थिंक क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, आगे चलें। ओके, आगे देखते हैं, चलो। अब ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो भी आ गया होगा आपको समझ। खैर इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल। अच्छा, अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी को कोई भी दिक्कत, क्योंकि ये तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें तो शायद किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम कंसीडर क्यों करते हैं हमारा रिलेशन बनाने के लिए, तो बताएगा? रिलेशन जब हम बनाते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्यों कंसीडर करते हैं? ऑर्डरिंग की वजह से क्या? ऑर्डरिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? क्यों नहीं, उसमें ऑर्डरिंग होता है ना, मतलब ए और बी जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब बताओ तो सही, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए दोनों आपस में रिलेशन रहता है ए और बी का, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, ऑर्डर इसमें क्या रहता है, इसमें हमें एक ऑर्डर पेयर मिल जाता है जिसका डोमेन और कोडोमेन डिफाइन कर लेते हैं, ऑर्डर्ड और पेयर ये क्या होता रेंज है? रेंज ऑर्डर पेयर आपका मतलब टपल का। पोजीशन फिक्स होती है कि जैसे स्मॉल है वो अब
स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। जैसे अगर ए क्रॉस बी बना रहे तो उसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें ए और बी का ऑर्डर फिक्स है। अगर अपन इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर अपन अपने बी कॉमा ए की फॉर्म में आएंगे। Why should we consider order and why are we just enforcing this word order जरूरी क्यों है भाई, बस इतना जानना चाहते हैं। ऑर्डर का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि देखो सेट से ही हम रिलेशन में जाते हैं, रिलेशन के बाद में पहुंचते हैं फंक्शन पे। तो सेट के अंदर ऑर्डर जब हमने लगाया फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो क्यों जरूरी है ऑर्डर, बस इतना। ने कहा बिल्कुल सही, आपने डेफिनेशन बता दी कि ए क्रॉस बी है तो वहां पर पहला एलिमेंट ए से ही आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। बट मैं पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर जरूरी क्यों है, ऑर्डर ए जरूरी कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए ना, सारे रिलेशंस ऐसे नहीं होते जिन पे ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए ये चीज। रिलेशन की तो बात ही बाद में आएगी, अभी मैं सिर्फ इतना पूछा ऑर्डर क्यों जरूरी है। ऑर्डर मतलब सबसे पहले मान लो जिसने बनाया उसने ऑर्डर को क्यों कंसिडर किया, बस इतना। इसके अंदर कुछ चीजें छुपी हुई है, मैं चाहता हूँ कुछ निकले, वो बाहर आए, क्योंकि 11th क्लास की का ही कॉन्सेप्ट है। काफी चीजें हमने मतलब ऐसे पढ़ रखी है जो बस सिर्फ पढ़ रखी है, उसके बारे में। हाँ बताओ। अगर बनाने वाला होता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकता था। हाँ बिल्कुल, बट ये ऑर्डर का क्या खेल है, मतलब क्यों, क्योंकि इससे जहाँ तक रूल डिफाइन होता है, क्या। जो हमें इससे एक रूल डिफाइन हो जाता है कि जिससे ये दिखाता है कि पहला जो एलिमेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ ही लिखा जाएगा। अच्छा, देन बताओ, आगे बोलो। ये जिससे हमारा एक ऑर्डर पेयर मिलता है, चाहे आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। देखो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या था कि हमने ऑर्डर यहाँ पे लगाए, ऑर्डर लगाने के पीछे का रीजन क्या था, मतलब साइज ऑफ सेट, क्या साइज ऑफ सेट मतलब साइज। हाँ क्या कितना ए और बी का रिलेशन कैसे बन रहे हैं। भाई देखो जब तक सेट था अकेला, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा एक बार, देखो मैं मतलब कौन कौन ये सब जानते हैं ये बात पहले से, बस मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसके पीछे का जो रीजन है मुझे ऐसा लगता है, हाँ बिल्कुल सही बोला है शिवम ने। देखो जब तक सेट अकेला था, ऑर्डर सुनो, ऑर्डर ऑर्डर क्यों हुआ वो बताइए ना। हाँ वही बता। देखो जब तक सेट अकेला था उसके एलिमेंट्स को आप पहले रख दो बाद में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक अकेला था मतलब अकेला था तो अकेला था, ठीक है। उसके अंदर 10 एलिमेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर एक भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर इनफाइनाइट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके एलिमेंट्स को ऑर्डर से लेना देना ही नहीं है अगर अकेला सेट है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं दूसरे सेट के साथ में उसका मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन जो है वो स्पेशल तरीके से यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ कार्टेशियन जो प्लेन होता है उस पर डिफरेंस दिखाता है ऑर्डर्स के, एग्जैक्टली यस, यही तो आंसर चाहिए था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हम दो सेट्स का हम प्रोडक्ट करते हैं और उन प्रोडक्ट को ही हम कार्टेशियन नाम दे देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करने में अगर आप ऑर्डरिंग को महत्व नहीं दोगे तो वहां पर क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन ये उठेगा कि ए को पहले ले लिया, बी को बाद में ले लिया, सी को पहले ले लिया, डी को बाद में ले लिया, तो एक पर्टिकुलर हमें एक ऑर्डर पेयर मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर ए को पहले बी को बाद में, डी को पहले सी को बाद में लेकर के आप निकालते हो तो एक अलग से
कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये डिफरेंस हटाने के लिए हमने यहाँ पर ऑर्डर कंसिडर किया ताकि कोई भी एलिमेंट छूटे ना। ये तो सिर्फ दो दो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो दो की। अब यहाँ पर गेम बनता है जब 3, 4, 5, 10, 15,000 लाख इतने जब एलिमेंट आ जाते हैं, तब हम अगर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करते, उसमें ऑर्डरिंग कंसिडर नहीं करते हैं, तो एक एलिमेंट को पहले लिखे बाद में लिखे, अगर हल्का सा भी चेंज किया हमने तो पूरा प्रोडक्ट वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम पहले ऑर्डर को मतलब महत्व देते हैं, उसके बाद में हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं कि भाई पहले ऑर्डर बना दो, उसके बाद में इसका प्रोडक्ट निकालो। कि प्रोडक्ट जो निकलेगा उसके अंदर पहला एलिमेंट ही किसका होना चाहिए, पहले जो सेट लिखा हुआ है उसका होना चाहिए। आई थिंक ऑल यू गाइज गॉट माई पॉइंट कि मैं किस डायरेक्शन में बोलना चाह रहा हूँ। मतलब एग्जैक्ट हो सकता है वो डायरेक्शन नहीं बोली हो मैंने, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज आप समझ गए हो। एक बार रिपीट कर दो सर। रिपीट, देखो भाई सेट अकेला था जब तक उसके एलिमेंट्स जो है वो कैसे भी थे, खेल रहे थे मस्त मस्ती में एकदम स्विमिंग पूल में कूदते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरा उसका भाई आया तो अब उन दोनों में लड़ाई होने लग गई, पहले मैं। तो पहले कौन आएगा ये डिसाइड किसने किया, उनके किसी मतलब बड़े ने, किसी की मम्मी होगी, किसी के पापा, कोई भी होगा, उनमें से किसी एक ने डिसाइड कर दिया कि बेटा पहले तू है बाद में ये है। कोच ने, हाँ मतलब वही स्विमिंग सिखाने वाले ने, ठीक है, पहले डिसाइड कर दिया कि यहाँ तू आएगा क्योंकि तू लंबाई में थोड़ा सा बड़ा है, तो इस इतनी गहराई को तू सहन कर सकता है, और इधर तू नहीं आ सकता, इधर ज्यादा गहरा है तो इधर तू डूब जाएगा। इस तरह से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा वहां कौन आएगा, इस तरह से एक ऑर्डरिंग बना दी। ऑर्डरिंग क्यों बनाई, क्योंकि वो दोनों एक साथ आ गए थे। अब आप ये पूछोगे कि यार अकेला भी तो जा सकता था। भाई अकेला जब वो था तो उसके अंदर का जानवर जगता नहीं है बच्चों का, जब कोई साथ में मिल जाता है तो फिर वो जानवर बन जाते हैं, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। अकेला बच्चा कम शैतानी करता है, साथ में मिल जाते हैं तो फिर वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा ये एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो आप इसको। अकेला सेट था जब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ऑर्डरिंग जो भी थी। अब जब यहाँ पर दूसरा सेट आ गया, उसके साथ में मल्टीप्लाई जब किया जा रहा है, तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्लैश करेंगे अगर उनका ऑर्डर डिसाइड नहीं किया जाएगा। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट परफेक्टली? यस सर। Someone want to add on something? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसके अंदर, मैंने जो बोला? ओके, अभी आता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब ही संबंध, मतलब सीधी बात है, हिंदी में अगर ज्यादा बोले तो फील आती है इसकी, संबंध। तो रिलेशन को आप कैसे देखते हो? डेफिनेशन मत बता देना, क्योंकि वही फिर वो बच्चों वाली बात है ना, जैम वाले तो है नहीं अपन कि बस डेफिनेशन लिखा और चलो भाई आगे, है ना। हम यहाँ पर कर रहे हैं एनालिसिस। तो डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा कि रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या पड़ा कि हमें रिलेशन बनानी है, तो क्या इसके बारे में बोलो, थोड़ा सा बताओ क्या है। दो सेट के बीच मतलब सिमिलैरिटी देखने के लिए रिलेशन ऐसे क्या सिमिलर है क्या सिमिलर नहीं, इस टाइप में। मतलब दो सेट के अंदर सिमिलैरिटी देखने के लिए रिलेशन बनाया गया। ये रिलेशन वर्ड यहाँ पे क्यों आया, मतलब ये क्या क्या इंडिकेट करता है? रिलेशन जब वर्ड आया तो ये इंडिकेशन क्या देता है? एक सेट दूसरे सेट से कैसे रिलेट है वही बताने के लिए वही रिलेशन आया बताने, था। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, रिलेट करना।
ठीक है, आप मुझसे रिलेट करना। ठीक है, अब आपके पास में दो टूल बॉक्स हैं। आपके पास में एक तरफ फरारी का इंजन है, दूसरी तरफ आपके पास में एक मर्सिडीज का इंजन है। ठीक है, इंजन छोटे मोटे नहीं लिए हमने, क्योंकि हम बहुत हाई सोचने वाले हैं। ठीक है, एक तरफ फरारी का इंजन है, दूसरी तरफ आपके पास में मर्सिडीज का इंजन है। तो अब दो टूल बॉक्स हैं, दो टूल बॉक्स हैं जिसमें से एक टूल बॉक्स में बहुत सारे नट्स रखें, नट, और दूसरे टूल बॉक्स में उन नट्स को खोलने के लिए पाने रखें। पाने मतलब जो आप टूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले टूल बॉक्स को देखना है, उस पहले वाले टूल बॉक्स को देखना है, उसमें से एक नट उठाना है, उस नट का साइज देखना है। देन किसके पास में जाओगे आप, किसके पास में जाओगे, जहां पर उस नट को कसने के लिए एक वेल डिफाइंड नंबर का एक पाना होगा, उसके पास ही जाओगे, उसी के पास जाओगे ना। तो वो जो नट है वो स्पेशली किसके साथ में डिफाइन हो गया, एक पर्टिकुलर एक पाने के साथ में डिफाइन हो गया। ठीक है, अब वो एक पाने के साथ में डिफाइन होगी, क्या वो नट किसी और पाने के साथ डिफाइन हो सकता था क्या? अगर पाने में मतलब पाना मीन्स, यार कैसे बताऊं, क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? पाना नहीं सुना क्या? चाबी, जो जिस जिसे नट को जिसे वो नट, नट चाबी नट बोलते हैं, नहीं, नट चाबी। मैंने उल्टा, हाँ चाबी बोल सकते हैं, नट मैंने उल्टा बोल दिया, बोल्ट बोलेंगे यहाँ पे, बोल्ट। नट तो वो होता है ना जिसमें स्क्रू होता है, उसको तो नट बोलते हैं, हाँ मैं बोल्ट वही बोलेंगे। समझ। हाँ बोल्ट, बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट को मतलब 5 नंबर का बोल्ट है, तो उसके लिए चाबी कौन सी लगेगी, 5 नंबर। यहाँ पे रिलेशन जो है ना, रिलेशन वो है 5 नंबर। क्या है, उस एक नट में और दूसरे पाने में जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं वो है 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे रिलेशन है साइज। उसका, साइज एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो। और अब जब रिलेशन की बात आएगी तो रिलेशन को हम एक पर्टिकुलर वर्ड देंगे, रिलेशन को हम क्या देंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड देंगे। अब वर्ड क्या हो सकता है कि ए एलिमेंट बी एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी, ए इज ए सम ऑफ समथिंग एल्स, जो भी हम बोलना चाहें हम अपने अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं रिलेशन की। समझ पाए? तो रिलेशन का अब आप इसमें क्या चीज ऐड ऑन करोगे, बताओ। रिलेशन में ये जरूरी नहीं है क्या डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप करे, मतलब वो डोमेन से, मतलब फंक्शन में ये नेसेसरी कंडीशन होता है ना, वैसे रिलेशन में ये नहीं है। जिस तरह भाई आपने बताया कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज सम मल्टीपल ऑफ बी, तो ये एक तरह का रूल डिफाइन कर लेता है। क्या कह रहे हो, जैसे ये एक रूल डिफाइन हो जाता है एक तरह से। रूल डिफाइन हो जाता है एग्जैक्टली। और देखो, ये मैनी हाँ बताओ। रिलेशन में एक से ज्यादा मैप हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। वो सब तो डेफिनेशन की बातें हैं, हम यहाँ पे आउट ऑफ डेफिनेशन बात कर रहे हैं। हम मतलब यहाँ रिलेशन में ये भी तो है ना कि उसका अगर मैं ए ले लूं और ए का रिलेटिव बी से भी हो सकता है और सी से भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया था जो रिलेशन का परफेक्ट एग्जांपल नहीं था, एक तरह से हम बोल सकते हैं। बट अगर रिलेशन का परफेक्ट लाइफ एग्जांपल देखना चाहो तो क्या होगा, वो तब होगा कि जब एक पाने से 4 नंबर का भी खोला जा सके। हाँ, माँ बाप भाई बहन, बिल्कुल, सब एक दूसरे से रिलेट है, बिल्कुल एक दूसरे के रिलेशन, है ना, ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। और जो मैंने एग्जांपल दिया था उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक वो जो आता है ना, मल्टी
ड्राइवर करके आता है, मतलब उसके अंदर एक छोटा सा खुद में ही नट आता है उस पाने में कि उसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है ना। उससे कोई भी बोल्ट खोल सकते हो आप, छोटा या बड़ा करके, तो वो सबसे रिलेट कर जाएगा। तो रिलेशन वर्ड को हम अलग से कुछ डेफिनेशन देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको देखेंगे रिलेशन को। और आप बताओ कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो फिर मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस पूछूं। आप लोग तो कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे यार। मैं सोचा कि आप लोग क्वेश्चन तैयार करके आए होगे, कुछ पूछोगे यहाँ पर। पता नहीं यार, मुझे आप लगता है तो मना कर दिए ना क्वेश्चन बनाने इसमें। अरे बनाने थोड़ी थे यार, बना के लाने वाले मतलब बच्चों जैसे हरकतें थोड़ी करनी है हमें। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस तो पूछने हैं, कुछ मतलब नहीं, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए मेरा आप। एक क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा बताओ। चेंज है, हटके है, थोड़ा हाँ हटके है, टॉपिक से हाँ, हटके है, टॉपिक से लेकिन है हटके अपने फील्ड का ही, बताओ। अपने फील्ड का ही है। हाँ काफी सर्च कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। बताओ बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा था जी, लिमिट है, लिमिट पॉइंट है, रियल सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इसका यूज कहाँ है? लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर स्पैन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका यूज कहाँ हो रहा है? देखो मैं अगर इस टॉपिक पे सच में मतलब बोलना शुरू कर दिया ना तो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि लीनियर लीनियर का जो। मैं कुछ वो नहीं हाँ कर रहा, मैं जज नहीं कर रहा, मैं खुद पता करना चाहता हूँ इसका यूज कहाँ हो रहा है। एक बार यूज करने का पता नहीं चल नहीं, जाए तो जज वज इंटरेस्ट बढ़ करने की जाएगा ना बात नहीं अपना। है, अरे नहीं वो बात नहीं है जज करने की। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि देखो यूज जो है ना, यूज यूज रियल लाइफ में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहली बात। रियल लाइफ यूज में तो इस दिखने का ही नहीं है, देखो फिजिक्स और नहीं दिखेगा, फिजिक्स और मैथ नहीं दिखेगा। दिखता है, रियल लाइफ में भी दिखता है, ठीक है। जैसे इसका यूज जो है वो होता है कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशंस को इजी बनाने में। अब एक बात बताओ आप मुझे, सटीकता, विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं साइंस, उसके अंदर इतनी सटीकता है कि उसमें किसी भी चीज को रॉन्ग करने के लिए किसी के 2 जन्म भी कम पड़ जाते हैं, बताइए। अब आइंस्टीन भाई साहब, मतलब आइंस्टीन अंकल जी आए, उन्होंने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर दे दिया। उससे पहले न्यूटन अंकल आए, उन्होंने क्या दिया, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, न्यूटन के लॉ दे दिए। उनसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया हमें। अब एक साइंटिस्ट ने जितना हमें दिया, एक मैथमेटिशियन ने जितना हमें दिया, उसका यूज करके हम अपनी चीजों को और सटीकता की ओर लेकर के जाते हैं। मतलब सब स्ट्रेस नहीं देखे गए हैं भैया, यही तो अरे हमारी गलत। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये यूज हो कैसे रहा है? मैं अभी एक ने बता रहा मैसेज हूँ। किया है, हाँ लीनियर का यूज एआई में है, काफी गेम बहुत है बनाने एआई में। में, तो बहुत है ये एआई में। कैसे है, मतलब कैसे यूज हो रहा है, ये पता चलना चाहिए ना हमें। अब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ोगे ना। जब तुम गेम बनाओगे ना, वो मेरा एक फ्रेंड है, वो गेम बनाता है, उसमें पता है मतलब लीनियर का काफी यूज होता है। मतलब तुम जब कंप्यूटर साइंस में मतलब उसमें जो होता है, तो तुम गेम को बनाओगे, जो गेम जब आती है तुम उसको बनाओगे, उसमें लीनियर का काफी यूज होता है। मतलब लीनियर जो सेक्शन है उसका ही यूज होता है। अच्छा एक अभी चीज कैसे बताऊं, होता है जब बनाओगे तब एक चीज पता बताऊं चलेगा, तुमसे। भाई निशांत, आपको एक चीज बताऊं, एक एक बात बोलूंगा, आप सबके दिल में मैथमेटिशियंस के लिए मतलब रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जितनी थी अब तक उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। कि फिजिसिस्ट से भी ऊपर होते हैं मैथमेटिशियन, अगर ऐसा बोले। ऊपर नीचे तो क्या ही मतलब यार, दोनों एक ही हो जाते हैं बाद में जाकर के। देखो हम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं ना हमारे फील्ड में, तो हम फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन इन दोनों में डिफरेंस नहीं करते हैं, दोनों सेम ही हो जाते हैं। मेरा टॉपिक पता है क्या है, मैं अपना टॉपिक बताऊंगा तो आप बोलोगे कि यार भैया आप क्या आउट ऑफ सिलेबस बात करते हो। मेरा टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। मुझे जाना है क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च में, और मैं अभी यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मतलब इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना। आपको हंसी आएगी, मैं तो खुद कहता हूँ कि आप हंसो, है ना। तो इस फिजिक्स से रहे तो आप मैथ में क्या कर रहे हो फिर? क्या कह रहे हो? ये तो फिर फिजिक्स हो गया ना फिर। अरे सुनो तो सही, मैं बताता हूँ, देखो आपका भाई, आप फिजिक्स में अगर कोई रिसर्च करते हो ना, फिजिक्स में कोई रिसर्च करते हो और आप उसके फिजिक्स का पेपर दो जब नहीं, मेरी बात सुनो तो सही, क्वांटम फिजिक्स इज जस्ट मैथमेटिक्स।
नॉट ए रियल फिजिक्स। रियल फिजिक्स तो एक ही है भाई, वो अपनी जो चलती है ना न्यूटन भाई साहब वाली, वही है बस। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स का सब कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग से लेकर के आपका श्रोडिंगर तक, और उसके बाद में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, सब कुछ आपका मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी हाई लेवल की मैथमेटिक्स अप्रोच होगी, उतना आप क्वांटम फिजिक्स में काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्वांटम फिजिक्स जो है वो रियल मैथ्स पे काम करती है, वहां पर गलतियां होने की गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हो, मैथ्स जितनी सटीक है ना, उतनी तो भाई आपकी कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। एरर हो सकते हैं बाकी सब चीजों में, मैथ्स में कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। देखो, मैथ्स में एक छोटा सा भी एरर हो गया ना, तो पूरी मैथ्स गलत है, पूरी मैथ्स खराब हो जाएगी अगर मैथ्स में एरर हो गया। आप शायद बीएससी में आपने वो पढ़ा होगा, एरर एरर्स पढ़े होंगे आपने बीएससी में, टॉपिक आता है। परसेंटेज एरर मेरा नहीं निकालना। नहीं, अरे वो नहीं, अरे नहीं भाई, वो बीएससी में एक टॉपिक आता है, वो न्यूमेरिकल 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 एनालिसिस। एनालिसिस का। हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है, और उसके अंदर न्यूटोनियन मेथड होते हैं, और कौन कौन सा मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, उसमें हम एरर निकालते हैं, उसमें हम एरर की पूर्ति करते हैं, एरर को बताते हैं। हाँ, न्यूटन रैप्सन मेथड है ना, ट्रेपेजोइडल, पता नहीं कौन कौन से मेथड थे यार, बहुत सारे मेथड थे भाई, है ना, उसमें कैलकुलेटर का भी यूज किया था हमने। तो बहुत सारे थे, बहुत सारे। तो भाई मैथमेटिक्स जो है ना, वो एकदम सटीक है, इससे सटीक इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं हो सकती। इसीलिए तो पता है आपको, जो बोल के गए हैं कि अगर गॉड की लैंग्वेज है तो वो मैथमेटिक्स ही है। उन्होंने, अगर देखो, गॉड जिसको हम बोलते हैं उसको सटीक बोलते हैं भाई, निशांत कुमार भाई, थोड़ा ऑफेंड मत हो जाना, बट यहाँ पे मैं किसी को कुछ ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं जस्ट बता रहा, गॉड की लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं गॉड की लैंग्वेज, भाई वो सटीक है। अगर कहीं पर ईश्वर हैं तो उन्होंने हमें सटीकता के साथ में बनाया है। अब सटीकता है क्या, सटीकता यही है कि भाई अगर कुछ होना है, लॉ, मर्फीज लॉ सुना है आपने, मर्फीज लॉ, शायद नहीं सुना, पता नहीं, थोड़ा सा और डीप में जा करके देखे तो मर्फीज लॉ के बारे में आप जानोगे ना, तो आप ही जानोगे कि हर चीज इस दुनिया में सटीक है, सटीकता से अलावा कुछ चीज है ही नहीं। समझ रहे हो, तो ये बात है। अब रही बात इसका यूज कहाँ होता है, तो भाई यूज बहुत होता है। आप कहीं भी जैसे क्वांटम थ्योरी की रिसर्च में जाओगे, क्वांटम मैकेनिक्स की रिसर्च में जाओगे, तो वहां पे जैसे मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम अटक गई किसी के पास, है ना, कोई फिजिसिस्ट है, वो रिसर्च कर रहा है, वो थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहा है, उसकी कोई मैथ्स की इक्वेशन अटक गई, उसको नहीं आ रहा, तो वो किसके पास जाएगा, वो मैथमेटिशियन के पास जाएगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे मदद लेगा। आपको पता है आइंस्टीन किस किस के पास जाते थे मदद लेने के लिए, ये सब लोग ना एक साथ काम करते थे भाई, ऐसा नहीं है कि कोई अकेला ही जीनियस बन जाता है ऐसे बैठ करके, ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि अकेला ही बंदा कोई जीनियस बन गया। फिर वो किसी एक ही टॉपिक में हो सकता है, जैसे कि रामानुजन, रामानुजन इज जस्ट ए, उसको तो मतलब एक हम वो बोल सकते हैं कि अलग, बिल्कुल, उनको उनका कंपैरिजन बाकियों से नहीं कर सकते। वो बोलते थे कि मुझे नाम की भी उनकी दो भी उनकी हेल्प करे। हाँ, ये इसका एक अलग साइंस है, इसमें भी अगर मैं बोलने लगा तो मतलब कम से कम भी 3-4 घंटे तक बोल सकता हूँ, बट अभी नहीं बोलना चाहता। उन्होंने ओपनली बोला है, ओपनली कहा है हाँ बिल्कुल भाई, कि होता है, देखो होता है, ये होता क्या है एग्जैक्टली, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप समझ जाना, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए इसके ऊपर भी। उनको लगता था कि उनकी देवी मदद कर रही है, ठीक है भाई। देखो, बात ये है कि हमारे सबकॉन्शियस में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि जब वो एक्टिव होता है या फिर थोड़ा सा उसको एनर्जी मिलती है ना, उसका जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होने लगती है, जब वो ग्रेटफुलनेस के आगे बढ़ जाता है, थैंकफुलनेस के आगे बढ़ जाता है, जो बीइंग इन लव के आगे बढ़ जाता है वो,
मतलब ये जितने भी रूमी वगैरह, ओशो, रूमी, है ना, ये सब जो बातें करते हैं, बीइंग इन लव, है ना, इन सब से आगे जब वो बढ़ जाते हैं तब अपने साइकोलॉजिकल पावर से, तो भाई ब्रेन जो है वो अलग डायमेंशन से काम करने लगता है अपना। और ये सही है, ये एक साइंस है भाई। उनको देखो, विश्वास बड़ी चीज होती है, ये कई लोग बोलते होंगे, और मैं कहता हूँ है ऐसा। क्योंकि एक लेमैन करके एक फिजिसिस्ट थे, नाम सुना हो तो आप, सुना है? रिचर्ड लेमन, है ना, उनका कहना था, या फिर किसी और का, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि आप अगर रात को सोते समय किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में सोते हो, चाहे फिर वो मैथ्स की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं सपने में आपका ब्रेन उसका सॉल्यूशन निकाले। भाई ये इसीलिए होता है क्योंकि ना देखो, हमारे पैदा होने से पहले से लेकर के हम मरते हैं तब तक हम जो हैं वो जीने की ओर बढ़ते हैं कि हमारे अस्तित्व में जगह बनी रहे। ठीक है, पैदा होने से पहले से ही शुरू हो जाता है ये। हम जीने की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम और ग्रो करें, और यही तो नेचर चाहता है कि हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनाए रखें। आपको घाव हो जाता है, सुई चुभती है, आपके खून आ जाते हैं, आपको घाव भरता क्यों है, खून बहता क्यों नहीं रहता? बिकॉज हम जीने की ओर बढ़ते हैं, ना कि मरने की ओर। मरने की ओर तो हम अपनी जब ईगो को ऊपर ले जाते हैं तब बढ़ते हैं मरने की ओर, अदरवाइज तो हम जीने की ओर ही बढ़ते हैं। ये ऑफ द टॉपिक बात हो रही है, लेकिन यार कहीं ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये चीजें कोई भी सिखाएगा ना, कोई कॉलेज ना कोई स्कूल, कोई बताता है? देखो, वो इसलिए नहीं बताते ना क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। ये चीजें ना आपको पता है कहाँ से मिलेगी सीखने को? आपको मिलेगी ये चीजें साइकोलॉजी पढ़ के, या आपको मिलेगी ये चीजें भगवत गीता जैसी बुक पढ़ के। ठीक है, हाँ, टॉपिक से भटक गए, बिल्कुल सही कर रहे हो, टॉपिक से भटक गए। बस 2 मिनट और बोलूंगा, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। भगवत गीता जैसी बुक में आप पढ़ोगे ना, तो वहां से भी आपको काफी साइकोलॉजिकल ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरा ऐसा मानना है, मानना नहीं है, मैं श्योर हूँ इस बात से कि ये जो एग्जिस्टेंस है ना हमारी, ये जो नेचर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। कोई पर्टिकुलर, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको हम बड़ा बताएं, जिसको हम गॉड बोले या ऐसा कुछ। तो मेरा ऐसा है कि भाई ये जो एग्जिस्टेंस है ना, जिसके लिए, जिसकी वजह से हम हैं, अगर विश्वास करना है तो इसका करो, और इससे ऊपर किसी को मत मानो, कोई कुछ भी कहे। मतलब देखो, सबकी विश्वास जो है वो सबका अलग अलग होता है, बट यार वी आर जस्ट रिसर्चर, हमें क्वेश्चन उठाने चाहिए। मैं तो हमेशा ही हर वीडियो में अपने यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन उठाओ यार। तुम्हें कोई कहता है कि ये ऐसे है तो क्वेश्चन उठाओ, क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना अंदर से काफी चीजों से इन्फ्लुएंस हूँ, और इन्फ्लुएंस होने के बाद में मैंने उनके ऊपर क्वेश्चन किया खुद से। ओशो का नाम आप सबने सुना होगा, रजनीश ओशो, जिसने ये क्वेश्चन किया था कि यार आप जिसको भगवान बोलते हो वो कहाँ है? तो इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन उठाओ ना, दिक्कत क्या है? कौन सा आपको, क्या दिक्कत क्या आ जाएगी? जो आप धर्म बोलते हो, ये हिंदू धर्म, मुसलमान, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाओ। किसने? भाई अल्टीमेटली तो है ही इंसान। ठीक है, आज से अगर लाखों साल पहले अगर देखो तो एक आदि मानव था, एक बंदर था, उस बंदर ने तो नहीं बनाया ये, उसको तो नहीं पता था कि ऐसा कोई भगवान होता है, ऐसा कोई धर्म होता है। भाई अमेरिका की हालत पतली हो गई थी, उसने ना जबरदस्त उसका, यार वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम से आपके पास में अगर हो टाइम, तो एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री के नाम से। भाई ओशो की पूरी लाइफ उस पर डिस्कस है, आप अगर देखोगे ना, मतलब हिल जाओगे पूरे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं ना भाई पूरे, एकदम बिल्कुल आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे, आप इल्यूजन से बाहर आ जाओगे, और एकदम मतलब उस स्टेज में आ जाओगे कि आप सच में यार आप लाइफ के लिए जी रहे हो। आप किसी पैसे के लिए, किसी फेम के लिए, किसी नौकरी के लिए, ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। फिर आप मतलब यार रोटी कपड़ा मकान ना कभी भी किसी को भी मिल जाता है यार। कहीं अभी इतने लायक तो हो गई कि कहीं से भी, मूवी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री,
वाइल्ड वाइल्ड कंट्री ऐसे करके। भाई वो तो ओशो को ना चीट कर दिया था काफी खुद के ही लोगों ने, है ना। एक वो छोड़ो यार, अब क्या बोलूं, क्यों किसी का, अभी वो जिंदा भी है खैर, है ना। तो उसकी भी काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप देखना चाहो तो। उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसकी असिस्टेंट थी एक, ये है मतलब जिंदा है अभी। तो उसने चीट क्या किया उसने, बहुत बुरा चीट किया, ऐसे डिफेम कर दिया था उसको यार पूरी तरह। फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। ये थोड़ा थोड़ा डेली कर लिया करेंगे, 5-10 मिनट के लिए डिस्कस, है ना। टॉपिक पे आते हैं, ये ठीक रहेगा। टॉपिक से ज्यादा देर भटका हुआ ठीक नहीं रहता भाई। तो रिलेशन यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब ऑर्डर्ड सेट की बात कर, ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट, इसकी बात करते हैं। ऑर्डर रिलेशन से आपका क्या मतलब है? मूवी नहीं, सेट थोड़ी। बताओ। भाई बोलो यार, पढ़ा तो होगा ना। ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट, एक होता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और एक होता है ऑर्डर्ड सेट। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? पार्शियली ऑर्डर में तो अपन सिमेट्री को भी कंसीडर करते हैं और ऑर्डर्ड सेट में सिमेट्री को कंसीडर नहीं करते। उसके लिए जैसे साइन यूज करते हैं पार्शियली ऑर्डर के लिए, जो लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं, और ऑर्डर के लिए ओनली लेस देन वाला यूज करते हैं। मेन डिफरेंस क्या है इसमें कि मतलब इक्वलिटी का साइन हट जाता है, राइट। जो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फॉलो करे रूल। ये तो क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड, पार्शियली ऑर्डर। पार्शियली हाँ, ऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? ए मतलब ए और बी का जो अभी जो आप बताएं साइज होनी चाहिए, ठीक। क्या होनी चाहिए? जैसे साइज मतलब ए बी जो ऑर्डर सेट में है, अभी जो आप बोले थे, हम्म, बताए थे कि रिलेट कर रहा है बी से, जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं उसमें एग्जैक्टली ऐसा वर्ड नहीं करो, मिल रहा है, एक फाइंड बार ऐसा कर। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम ना, इसको पूरा एक बार रीड करके और तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अभी 2 मिनट में आया मैं पानी पी के। आप लोग ना एक काम करो, बुक है सबके पास में? जी। बुक है ना? तो ऐसा करते हैं, 2 मिनट में मैं आया पानी पी करके, और उसके बाद में फिर इसको पूरा प्रॉपर तरीके से रीड करके और पूरा प्रॉपर समझेंगे इसको। और आज का टारगेट हमारा रहेगा कि हम कल से फंक्शन शुरू करें, आज रिलेशन वाले को कंप्लीट खत्म करें, ठीक है। कल से हम ये पेज नंबर 9 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ अभी 2 मिनट। यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर और लीनियर ऑर्डर के अंदर डिफरेंस बताओ। बोलो भाई, आप सभी बोलिए। हाँ, ये पार्शियल ऑर्डर में सिमेट रिफ्लेक्सिव, हम्म, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये होनी जो फॉलो करता है वो पार्शियल बन जाता है पार्शियल ओके ऑर्डर से। ओके। और
और जो एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ले आए तो उसको वो बन जाता है टोटल ऑर्डर। बस इतना ही। ये टोटल सेट, पो सेट, टो सेट, ये ये क्या होता है? ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। ओ सेट, मतलब सो ये सेट, ये सब आपने नहीं पढ़ा मतलब? अपोजिट सब हाँ पढ़ी हूँ, लेकिन ये सब जैसे कि कुछ कुछ टर्म फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ओके। देखो, ऑर्डर्ड सेट है ना, ऑर्डर्ड सेट वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान से एक बार देखते रहना बस। आपको जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा आपको ऑर्डर्ड सेट आ जाएगा। क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पता होगा, टोटली ऑर्डर्ड सेट पता होगा, ठीक है। कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो आपको पता होंगी, जैसे कि ट्राइकोनोमी, ठीक है। एक वर्ड होती है ट्राइकोनोमी, लॉ ऑफ ट्राइकोनोमी, और एक वर्ड और होता है लॉ ऑफ डाइकोनोमी, डाइकोटोमी सॉरी। ट्राइकोटोमी और डाइकोटोमी, ये दो वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पर बता दें। देखो, ऑर्डर्ड सेट की मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। लेट ऑन एस ए रिलेशन आर इज डिफाइंड, अगर आर रिलेशन उस पर डिफाइन है, एन ऑर्डर on the set S refers to the relation R which also satisfies some additional conditions या constraints। मतलब R के ऊपर रिलेशन के साथ साथ में उसके ऊपर कुछ और कंडीशंस भी होनी चाहिए। ओके, अब देखो टाइप कितने होते हैं ऑर्डर्ड सेट के? टाइप होते हैं टोटल दो। एक होता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जिसको हम बोलते हैं पोसेट, एक होता है टोटल ऑर्डर्ड सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट जिसको हम बोलते हैं टो सेट। सबसे पहले पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की बात हम करें तो यहाँ पर भाई होता क्या है, लेट ए बी ए गिवन सेट देन ए रिलेशन लेस देन और इक्वल टू इज कॉल्ड ए पार्शियली ऑर्डर्ड, पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन ए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू जहां पर लिखा गया है वहां पर हम उसको बोल देंगे पार्शियल ऑर्डरिंग। क्या बोल देंगे उसको? पार्शियल ऑर्डरिंग, ठीक है। मतलब लेस देन और इक्वल टू को ही हम पार्शियल ऑर्डर नाम दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर जब हम फॉर ऑल एक्स की बात करते हैं तो क्या एक्स एक्स से छोटा या बराबर नहीं है? बोलो भाई, प्रेजेंट करूं क्या? बराबर बराबर में आएगा। प्रेजेंट करूं? नहीं नहीं है तो बोले। देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, अगर किसी सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट अपने आप से छोटे या बराबर नहीं होते क्या? या आ गया ना बीच में, मतलब है तो बराबर ही दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ में क्या हुए, रिलेट कर गए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, एक्स वाई जेड अगर तीन एलिमेंट्स सेट ए बी से हम ले रहे हैं तो x छोटा होगा y से, y छोटा होगा z से, छोटा या बराबर। देन क्या x z से छोटा या बराबर नहीं होगा? जी होगा। होगा ना, हम्म, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ सबसे पे छोटा अगर x हो जाएगा कंपैरिजन ना, किया जाए हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, सॉरी एंटी सिमेट्रिक। अभी जो फर्स्ट में हमने देखा था वो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड में हमने जो देखा वो हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, और अब हम बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्स और वाई दो ले लेते हैं। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू ए, इफ एक्स अगर वाई से छोटा है तो वाई अगर एक्स से छोटा है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये एक्स और वाई को इक्वल होना पड़ेगा यहाँ पर, जी ठीक है।
तो यहाँ पर सिमेट्रिक ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है, सिमेट्रिक जहाँ पर होल्ड नहीं करता है तो उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक। नहीं, उस सेकंड यानी कि ऑर्डर पेयर में जो x इक्वल टू y होनी चाहिए तभी बोल सकते हैं। ठीक x है, रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x, और इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन हो जहाँ की x इक्वल टू y हो तभी एंटी सिमेट्रिक होता है। ये भी होता है। ठीक है, अगर a b से छोटा है, b a से छोटा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि a और b बराबर हैं। यही तो होता है एंटी सिमेट्रिक। जी ठीक है, हाँ, इक्वल टू का साइन लगा हुआ तब। हाँ इक्वल लगा है ना यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल ऑर्डर्ड सेट की। किसकी बात करते हैं, टोटल ऑर्डर्ड सेट। एक सेकेंड। ठीक है, अब एक एक टर्म होती है कंपेरेबल एलिमेंट्स। किस किस को पता है इसके बारे में, बोलो। कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ग्रेटर और लेस देन ये दिखा है, एक बड़ा है एक छोटा है, वही ना। हाँ, तो कंपेरेबल एलिमेंट्स होते क्या हैं, मतलब क्यों क्यों बोल रहे हैं इनको कंपेरेबल, कंपैरिजन किया जा सके या फिर और कुछ। देखो, टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन ए पोसेट। ये ऑर्डर सेट में होनी चाहिए ना। हाँ, देखो मैं बताता हूँ। टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन ए पोसेट आर said to be comparable if one of them is related to the other। एक दूसरे के साथ में वो रिलेटेड होने ही चाहिए। मतलब अगर पोसेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक को दूसरे से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक को दूसरे से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, और जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल ऑर्डर की, तो टोटल ऑर्डर से यहाँ पे मतलब क्या है, टोटल ऑर्डर मतलब एवरी वन मस्ट बी कंपेरेबल। मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब सारे यहाँ पर क्या हो जाने चाहिए, जैसे a लेस देन b है तो b को लेस देन a होना पड़ेगा, b लेस देन c है तो c को लेस देन b होना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसा बोलते हैं तो वहां पर आ जाती है टोटल ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब ही है ना कि मतलब सिमेट्रिक टाइप ना। हाँ एग्जैक्टली। देखो सीधी बात है, आपके जो पार्शियल ऑर्डर है ना, वो पार्शियल ऑर्डर दोनों तरफ काम करने चाहिए। मतलब हमने लेस देन और इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर बोला है, वो ए और बी में काम कर रहा है तो उसको बी और ए में भी काम करना चाहिए। मतलब ए लेस देन बी है, लेस देन और इक्वल टू बी है तो बी को भी लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। और ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ में होता है अगर, तो ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा वो कौन सा, टोटल टोटल ऑर्डर सेट। ठीक है, गॉट इट। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं ना सिमेट्रिक एग्जैक्टली वाला। एग्जैक्टली। सर एक बात और पूछनी थी, फाइव जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इसमें ये सारा चीज प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। इम्प्लिसिट टोटल में नहीं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है लेकिन टोटल, हाँ टोटल में। देखो, टोटल ऑर्डर्ड सेट जो है वो क्या होता है, पोसेट के अंदर अगर एक एडिशनल प्रॉपर्टी हम ले आते हैं, एक एंटी एडिशनल, ये हाँ सिमेट्रिक रिलेशन, हाँ। सिमेट्रिक वाली, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारा पोसेट जो है उसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी हम लेकर के आए तो वो टोसेट बन जाता है, टोटल ऑर्डरिंग सेट। ठीक है, जी तो मेरा डाउट ये है, क्या इम्प्लिसिट टोटल ऑर्डर होगा या पार्शियल, या दोनों में से कोई नहीं।
बताओ भाई एम्प्टी सेट क्या होगा? मेरा कहना है नहीं होगा, क्योंकि कैसे? रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, बाकी सब तो फॉलो कर रहा है। ए रिलेटेड टू ए कहाँ है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। लेकिन बोल रखा हुआ है ना। लेकिन सिमेट्रिक सब हो रही है। यू आर राइट, रिवीजन नीडेड। बताओ भाई बताओ, रुक कैसे गए? रिफ्लेक्सिव एम्पटी कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं एम्पटी सेट। मतलब वो रिलेट फिर किससे करोगे तुम? पहले जो तुम्हारा दे रखा था रिलेशन के डेफिनेशन में ही दे रखा है नॉन एम्प्टी, तो फिर तो तुम आगे ही नहीं बढ़ सकते, एम्प्टी सेट को ला ही नहीं सकते। मतलब रिलेशन किससे बनाओगे फिर तुम? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या फाइ को मैं बोल सकती हूँ टोटल, ये टोटल ऑर्डर अरे रिलेशन या। रिलेशन डेफिनेशन पढ़ लो उसका, रिलेशन डेफिनेशन। रिलेशन रिलेशन जब आप डिफाइन कर रहे हो तो वहीं हाँ पर तो उसमें आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया है। स्टार्टिंग में ही आपने एम्प्टी सेट नहीं लिया, तो कैसे कह दोगे? नहीं कह पाओगे ना। अगर अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो कर रहा है या नहीं, तो फिर क्या होगा? तो कर रहा है ना, बस रिफ्लेक्सिव को छोड़। आप समझ ही आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बात ही नॉन एम्प्टी सेट की हो रही है, तो आप यहाँ पर एम्प्टी सेट लेंगे ही क्यों? सर मेरा ये डाउट इसमें से नहीं है, मेरा ये है फाइव पे चल रहा है डाउट। क्या फाइव को मैं ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये इक्विवेलेंट बोल सकती हूँ? मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक फाइव इसमें नहीं देखनी है, मतलब ऑर्डर सेट या टोटल ऑर्डर सेट। मुझे उसमें मतलब फाइव को मैं पूछ रही हूँ नहीं देख आपसे, क्या सकते, नहीं देख सकते। क्यों रिफ्लेक्स। डेफिनेशन एक बार आप डेफिनेशन पढ़ो। जैसे ही आप रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो रिलेशन की डेफिनेशन में आपको एक वर्ड दिखेगा नॉन एम्प्टी सेट, क्लियर कट लिखा हुआ। ठीक है, तो वहां पर ही हम नहीं ले रहे, तो आगे कैसे ले लेंगे? अमर जीमेल, समझे? भाई रिलेशन की डेफिनेशन में ही आप देख पा रहे हो कि वहां पर नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, तो यहाँ पर आप टोसेट और कोसेट में मतलब ये रिफ्लेक्सिव वगैरह उसमें देख रहे हो क्यों? हाँ सर, ये रुकिए एक मिनट बताती हूँ। ये सब डिफाइन ही नहीं है फाइव के ऊपर। सर मैं कहीं पर ही थी, क्या रिफ्लेक्सिव बस नहीं बनाता है, बाकी और सब बना रहा है क्या? आप समझ ही नहीं, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो जो है सेट ही आपका वो होना चाहिए, क्या एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। आप कह रहे हो कि नहीं एलिमेंट नहीं लेकर के कर। मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने प्रूव कर दिया है कि धरती गोल है, आप कह रहे हो कि चलो मान लेते हैं एक बार धरती फ्लैट है। तो क्यों मान ले जब प्रूव कर दिया है तो? आपका नाम कलेश है, आपको कोई कैलाश बोले तो फिर आपको दिक्कत है। सीधी बात है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये इसका कुछ डाउट आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बताओ बताओ। जब आप पानी पीने गए थे तो हाँ। हाँ ये बोल रहा था मैं नहीं पूछ रहा, हम्म, वरना कुछ हाँ, वो कलेश ही हो मैं डाउट जाएगा। नहीं पूछूंगा। ये बोल रहा था कि मैं नहीं पूछूंगा, फिर कलेश हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ना नाम चेंज करके आया है कोई ऐसा। ये कोई मजे ले रहा है मुझे लग रहा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, इतनी देर तक कोई मजे नहीं लेता, और अपन कोई कौन से यहाँ पे नहीं कैसे लेना? एंटरटेनमेंट कर रहे हैं जो मजे लेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत होना। नहीं होगा, नाम ही कलेश है तो यार सीरियस क्यों होगा भाई?
सॉरी कलेश भाई, मजाक कर रहा हूँ। फिर भी डाउट आ रहे हैं, देख लो। Exactly. ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखे तो ज्यादा बेहतर है यार, है ना। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। एटलीस्ट हमने ट्राई किया। पहला पहला डे था तो काफी टाइम भी वेस्ट हुआ, काफी अननोन चीजों के ऊपर भी बात की हमने। अननोन मतलब इधर उधर की चीजों पर, है ना। तो कल से थोड़ा सा और ओरिएंटेड होकर के इस चीज में काम करेंगे। भैया कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा मतलब? कोर्स स्ट्रक्चर इसका जो हम कर रहे हैं उसका, हाँ, इसका प्लानिंग करो, इसका कुछ कब तक फिनिश हो सकता है ये? अरे भाई इसका ना, आरे पूरा आरे भाई, पूरे आरे में तो यार क्या ही बताएं, बट करेंगे इसको एकदम बढ़िया तरीके से, एक एक वर्क एग्जाम्पल। ये भी पूछ रहा था, हम टीएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब। भाई देखो कर तो रहे हैं टीआईएफआर की, लेकिन ना अभी ये जो सेशन है ना, मैं बता रहा हूँ देखो, ये जो सेशन है ना, ये सेशन हम रख रहे हैं सिर्फ डाउट डिस्कशंस के लिए। पढ़ाई जो है, पढ़ाई तो आपको खुद को करनी है पूरा दिन। दिन में आपको पूरा पढ़ाई करना है, डाउट्स वगैरह हमको जहाँ पे हम साथ में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। तो कोई इस तरह क्वेश्चन से प्रैक्टिस वगैरह ही करेंगे हम क्वेश्चन इसमें। प्रैक्टिस, हाँ। ये कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह अपना खुद से करो, अपना तैयार दिन भर पढ़ो, है ना। बिल्कुल दिन में पढ़ना ही पड़ेगा भाई, दिन में नहीं पढ़ोगे तो और मतलब ही क्या है फिर। और कोई डाउट वगैरह आता है तो अपना पूछ लो, है ना, ये अपने है। पूछ लो यहाँ पे, बाकी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज तो जैसे पूरा एकदम बिल्कुल माहौल था तो पूरा पूरा बता दिया एकदम करके। बाकी आगे से क्या है कि आपको खुद को पढ़ के आना पड़ेगा यहाँ पे, और हर किसी को जवाब देना पड़ेगा। कलेश भाई म्यूट रख के काम नहीं चलेगा, देखो। कलेश भाई ये शर्मा पार्शियल रहे हैं। पार्शियल ऑर्डर वाला है, उसके अलावा सब कुछ इसमें इसके बाद सही है थोड़ा, मतलब बस वही थोड़ा अच्छा नहीं लगता और पार्शियल क्या। ऑर्डर देखो, पार्शियल ऑर्डर जो है वो आपको कल जो है ना, मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझा दूंगा एग्जाम्पल देकर। कलेश भाई मुझे आपकी आवाज सुननी है, आवाज सुनो अपनी। ठीक है। यार यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता अनम्यूट करने का। दिन में अपना पढ़ते रहो, बाकी यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। मैं जो है रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर देता हूँ, बाकी किसी को उसके कल बाद में कुछ पूछना हो तो। कल का टारगेट क्या है? कल का टारगेट है अपना इसको फिनिश करना, सेट थ्योरी जो फर्स्ट चैप्टर है। बस ये तो अब खत्म ही होने पे है। आपको लगता है अब वो ऐसा? हो रखा है, बस वो पार्शियल वाला वापस से पढ़ना। ऐसा आपको लगता अरे है? यार मैं सोच रहा जब हम हूँ इसमें कि जाएंगे इसमें ना चार थोड़ा सा, पांच बंदे बचे हैं, हम बाकी सब गए। भाई किसी की कोई मजबूरी भी होगी यार, चले जाते हैं कोई, है ना। तो इसको खत्म करके देन गौरव फिर भैया को लेकर आना चाहिए था आज। इसको गौरव भैया करवाया, वो खुद पूरा हाँ, एंटरटेन करते हैं भाई, वो बनते हैं मस्त है भाई। क्या भैया? मेरे पास मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप कौन से सीनियर से पढ़ते हो। उनको लग रहा है कि वो जो गौरव भैया बोल रहे हैं वो पढ़ाते हैं। जिस तरह वो से उन्होंने पढ़ाते कल हैं? समझाया, अरे नहीं, जिस तरह से हाँ। उन्होंने कल समझाया है तो बाकी लोगों को लग रहा है कि वो पढ़ाते हैं, मैं उनसे पढ़ता हूँ। लेकिन गौरव भैया ने बहुत ही सही बात बोली और रियलिटी बोली। भाई एकदम बिल्कुल हार्श ट्रुथ। आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। आँख नाक कान गला सब खुल गया भाई। मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। भाई सच्ची बता रहा हूँ, मुझे ना सपने में, एक मिनट रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करना था।